सबा का चेहरा चादर से घूंघट में छुपा था। वो बुरी तरह से सिसकियों से रो रही थी, लेकिन उस वक्त वो 17 साला लड़की, उस पर किसी को भी रहम नहीं आ रहा था। वो पूरी की पूरी कपकपा रही थी जब मौलाना साहब ने उससे तीसरी बार पूछा, सबा बिनते फयाज अहमद, क्या आपको साजिद हुसैन शाह के साथ सिक्का राय जुल वक्त हक महर 5,000 रुपये निकाह में कबूल है? इस बार भी सबा ने इकरार नहीं किया था, लेकिन साजिद हुसैन शाह की गज़बनाक नज़रें फयाज अहमद पर जा टिकी थीं, जो कि उस वक्त बुरी तरह कपकपा रहा था। झुर्रियों से भरे चेहरे पर तवातुर से आंसू बह रहे थे। उसने सबा के कंधे पर हाथ रखा और कहने लगा, तुम्हारे बाप की इज्जत का सवाल है सबा, कहो कि तुम्हें कबूल है। अपने बाप की इज्जत रखने के लिए सबा ने रोते हुए कहा था कि उसे ये निकाह कबूल है। जैसे ये जाबो कबूल हुआ, साजिद हुसैन शाह बड़े गुस्से से उठ खड़ा हुआ और उसने सबा की नाजुक कलाई पकड़ी और उसे भी खड़ा किया। इससे पहले कि वो बेदर्दी से उसे अपने साथ घसीटता ले जाता, फयाज अहमद उसके सामने आ गया और कहने लगा, देखो मेरी ये बच्ची बेकसूर है, इसके साथ कोई ज्यादती मत करना। साजिद हुसैन शाह कहने लगा कि मेरे लिए तुम्हारी बेटी सिर्फ बदले का सामान है, इसलिए तुम मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। पूरी बरादरी में जो जिल्लत मुझे उठाना पड़ी है ना, उसका खमियाजा यही भुगतेगी। और पंचायत के फैसले को मद्देनज़र रखते तुम पूछ पूछ का हक भी नहीं रखते हो। तुम मुझसे अपनी बेटी के मामले में कोई सवाल जवाब नहीं करोगे। समझो कि आज के बाद तुम्हारी बेटी मर गई तुम्हारे लिए। ये ना समझना कि इसकी रुखसती हो रही है, ये समझो कि इसका जनाजा उठ रहा है। बड़े गज़बनाक लहजे में कहता वो सबा को कलाई से पकड़े फयाज अहमद के घर से लेकर बाहर निकला था। अपनी जीप का दरवाज़ा खोला और सबा को धकेलने के अंदाज में गाड़ी में बिठाया। दूसरी जानिब से खुद बैठ गया। जीप की पिछली नशिस्तों पर उसके गार्ड्स बंदूकें ताने चौकन्ने खड़े थे। जो कुछ ही देर में गाड़ी स्टार्ट हुई और धूल उड़ाती बड़ी स्पीड के साथ हवेली की जानिब बढ़ गई थी। क्या कुछ नहीं सोचा था। साजिद हुसैन ने अपना हुजला अरूसी उसने गुलाब के फूलों से सजा रखा था, क्योंकि मनचाही लड़की को अपनी बीवी बनाकर लाना चाहता था। आज की रात का उसने बेसब्री से इंतज़ार किया था, लेकिन ये नहीं पता था कि ऐन निकाह के मौके पर उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। कोई लड़की उसका इस तरह से मजाक भी उड़ा सकती है। साजिद हुसैन शाह के साथ उसके सामने कोई माइका लाल आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता था। पूरा गांव साजिद हुसैन के गुस्से से कांपता था। एक धाड़ पर गांव वालों के दिल दहल जाते थे और एक मामूली सी लड़की जिसे उसने अपनी इज्जत बनाने के बारे में सोचा था, उसके मुंह पर जिल्लत का तमाचा मार चुकी थी। लेकिन वो कोई मामूली इंसान नहीं था जो एक लड़की के ठुकराए जाने पर अपनी एहनत बर्दाश्त कर लेता और खाली हाथ लौटता। सबा की सिसकियाँ उस वक्त उसे जहर लग रही थी। कहने लगा कि चुप हो जाओ लड़की, क्या समझते थे तुम लोग कि तुम्हारी बहन अगर भाग जाएगी तो साजिद हुसैन खाली हाथ लौट आएगा, पूरी बरादरी के सामने अपनी नाक कटवा लेगा। देख लो, मैं दुल्हन लेने तुम्हारे घर आया था और दुल्हन लेकर ही लौटा हूँ। साजिद हुसैन शाह को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और ये भी मत भूलना कि तुम्हारी उस बहन को मैं छोड़ दूंगा, उसका ऐसा इबरतनाक अंजाम करूंगा कि गांव की कोई भी लड़की दोबारा घर से भागने की हिम्मत नहीं करेगी। भागने के नाम पर तुम्हारी बहन का अंजाम सोच कर ही कांपेगी। उस वक्त सबा की ये हालत थी कि कांटों तो बदन में लहू नहीं, वो ज़ब्त के मराहिल से गुजर रही थी। चाहती थी कि अपनी सिसकियों को रोक ले, अपने बहते आंसुओं को यहीं थमने पर मजबूर कर दे, लेकिन बेइख्तियार थी। कुछ घंटे पहले तक उसने सोचा भी ना था कि उस पर इतनी बड़ी कयामत टूट पड़ेगी। वो बैठी यही सोच रही थी कि उसने गलती कहाँ की थी। वो तो सोमो सलात की पाबंद थी, पर्दा करती थी, कभी किसी गैर अजनबी को उसने देखा तक नहीं था और यही कोशिश करती आई थी कि कोई उसे भी ना देखे। फिर इतनी बड़ी ज्यादती कैसे हो सकती थी उसके साथ और क्यों कर रो रही थी। उसने तो कभी अल्लाह की नाशुक्री तक ना की थी, कभी कोई गुनाह ना किया था, बदनजरी भी नहीं की थी। फिर ये जल्लाद सिफ्त इंसान क्यों उसकी किस्मत का हाकिम बन बैठा था। गाड़ी जैसे ही हवेली में दाखिल हुई तो हवेली सजी हुई थी। अंदर ढोल की आवाज़ें गूंज रही थी, क्योंकि साजिद हुसैन शाह के घर की खवातीन बारात के साथ नहीं गई थी। उनके घर में ये रिवाज नहीं था। दुल्हन का इंतज़ार औरतें घर में ही किया करती थी, वहीं खुशियाँ मनाई जाती। सिर्फ मर्द जाते और बारात लेकर दुल्हन को रुखसत करवा कर ले आते। लेकिन जैसे ही जीप तेज़ी से हवेली में दाखिल हुई, एक
अतराफ में खड़े ढोल वालों ने ढोल पीटने शुरू कर दिए, मुलाजमीन ने भंगड़े डालने शुरू कर दिए। जब साजिद हुसैन शाह की गज़बनाक धाड़ पर सब कुछ बंद हुआ था, मौत जैसा सन्नाटा छाया था। गाड़ी में बैठी घूंघट में लिपटी हुई सभा पूरी तरह कांप गई। साजिद हुसैन शाह बोला, बंद करो ये ढोल, मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया, मेरे अरमानों का खून हुआ है, कोई खुशियाँ नहीं मनाई जाएंगी यहाँ पर, कोई फूल निछावर नहीं किए जाएंगे। सुन रहे हो तुम लोग? मुलाजमीन तो अपना सांस रोके यूं खड़े थे कि जैसे सांस ना आ रहा हो। घर की खवातीन की भी जुर्रत ना थी कि वो बैरूनी जानिब झांक लेती, लेकिन उस वक्त लाउंज का दरवाज़ा खुला और बीजान सर पर सफ़ेद चादर ओढ़े बाहर आई ताकि पता कर सकें कि आखिर किस्सा क्या हुआ। घर की बड़ी थी, बुजुर्ग थी, साजिद हुसैन की दादी थी। बाहर आई तो साजिद हुसैन को गुस्से से बिफरा देख मुतफिक्र हुए। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, बंगले में दूसरी गाड़ियाँ भी दाखिल हुई थीं। अंदर दाखिल होते ही साजिद हुसैन के ताया, वालिद और उसके कज़न सब गाड़ियों से नीचे उतर आए। बीजान कहने लगी कि इसे किस चीज़ का गुस्सा आया हुआ है, क्या हुआ है? क्या फयाज ने तुम लोगों की इज्जत और एहतराम में कोई कमी छोड़ी, या उस कल मुहिर ने खाना ठीक से नहीं दिया? अरे 20 लाख की रकम भिजवाई थी मैंने उसे कि बारातियों का इस्तकबाल कोई कमी ना छोड़े उसमें। जैसा पोता था वैसे ही दादी थी, गरजते हुए बोली। जब हुसैन शाह उनके सामने आ खड़े हुए और एक गहरी सांस ली, अम्मा जान, इस्तकबाल में कोई कमी नहीं हुई, लेकिन लड़की भाग गई थी। वो ये सुनना था कि बीजान की रंगत उड़ी। कहने लगी कि ऐसे कैसे भाग गई? अरे उसने क्या अपनी मौत को दावत देनी थी जो भाग गई लड़की? तो ये कौन है? जीप में बैठी सभा की तरफ बीजान ने इशारा करके पूछा। हुसैन शाह कहने लगे, आपको तो पता है ना साजिद हुसैन का, उसकी छोटी बहन से निकाह करके ले आया। ये सुनना था कि बीजान ने अपना हाथ अपने खुले हुए मुंह पे रखा। ये क्या गज़ब कर दिया साजिद ने, मासूम 17 साला लड़की से निकाह करके आ गया। बाहर खातून मुलाजमा को बीजान ने आवाज़ लगाई, वो फ़ौरन खिदमत में हाजिर हुई। बीजान कहने लगी कि दुल्हन को अंदर ले आओ। सभा यूं थी कि जैसे बेजान मुजस्मा बन चुकी हो। अपने आने वाले वक्त के बारे में सोच सभा की रूह तक कांप रही थी। पता नहीं उसके साथ कैसा सलूक किया जाएगा। मुलाजमा के साथ कदम उठाती वो हवेली के अंदर दाखिल हुई, जहाँ पर घर के तमाम मर्द खवातीन मौजूद थे। अपनी चादर से उसे लाउंज में लगी तेज़ बरकी रोशनी में सबके चेहरे कुछ धुंधले धुंधले से नजर आने लगे। सब खवातीन हैरत की तस्वीर बनी खड़ी थीं कि इतनी बड़ी जुर्रत कोई लड़की कैसे कर सकती है। जिसे साजिद हुसैन ने इज्जत देना चाहिए, वो उसे ठुकरा कर घर से भाग गई। घर से भाग जाने का तो उसने सोचा, लेकिन इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया, वो भी फयाज अहमद की बेटी ने, जो कि गांव की मस्जिद का इमाम था, और उसकी दूसरी बेटी उस घर की इज्जत बनकर आई थी। कोई भी उसे इज्जत देने को तैयार न था, लेकिन बीजान ने कहा कि बड़ी बहू, इसे मेरे कमरे में छोड़ कर आओ। ये मेरे कमरे में रही थी जब तक बीजान ये मेरे कमरे में रहेगी जब तक। बीजान की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी जब साजिद हुसैन की धारदार आवाज़ पूरी हवेली में गूंजी, नहीं बीजान, ये आज रात मेरे कमरे में जाएगी और इस मामले में मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा। बीजान का लहजा भी बुलंद हुआ। साजिद हुसैन, तुम भूल रहे हो कि तुम किसके सामने खड़े हो और किस बात का इख्तलाफ कर रहे हो। आज तक तुम्हारे बाप और चचा की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे सामने नज़रें उठाएं, और तुम मुझसे ऊंचे लहजे में बात करने लगे। मेरी बात से इनकार कर रहे हो? क्या तुम्हारी नज़र में मेरी और मेरी बात की कोई अहमियत नहीं? मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ बीजान, गुस्से से पागल हो रहा हूँ, इसलिए मेरे और इस लड़की के बीच में मत आए। जो भी आज मेरे और इस लड़की के बीच में आए ना, मैं उसका लिहाज हरगिज़ भी नहीं करूँगा। हुसैन शाह अपनी वालदा के पास आए। वो गुस्से से बिफरी हुई थी। उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और कमरे में ले गया। कहने लगा, अम्मा जान, आप इस वक्त शेर के मुंह में हाथ देने के बारे में ना सोचें, इसे होश नहीं है, बहुत जिल्लत बर्दाश्त की है इसने पूरी बरादरी के सामने, धोखा हुआ है हमारे साथ। उस लड़की के साथ जो करे ना वो कम है। इस वक्त आप इसे कुछ ना ही कहें तो बेहतर होगा। बाकी मेरा वादा है कि साजिद आपसे अपने रवैये की माफ़ी ज़रूर मांगेगा। बीजान कहने लगी कि उस लड़की का कोई कसूर नहीं, कसूर उसकी बहन का है, और हम उसे पूरी सज़ा देंगे। जब वो मिलेगी तो उसे हम इबरतनाक सज़ा ही देंगे, वरना हर लड़की हमारे सामने ऐसे ही सर उठाएगी अगली दफ़ा और यही हरकत करेगी। लेकिन बख्शी ये लड़की भी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर एक बहन भागेगी तो दूसरी बहन का हाथ भी उसमें ज़रूर शामिल होगा। वो लड़की अकेले अपनी आप इतनी जुर्रत नहीं कर सकती है। वो लड़की अकेली इतनी बड़ी जुर्रत नहीं कर सकती थी। हुसैन शाह की बात सुन बीजान बोली थी, तुम्हें पता है तुम किस बारे में ये बात कह रहे हो?
तुम्हें पता है तुम किसके बारे में ये बात कह रहे हो? ये मौलवी फयाज की बेटी है, छोटी बेटी, हाफिज़ कुरान है, बापर्दा लड़की है। मैं जानती हूँ ये ऐसी नहीं। इसकी बड़ी बेटी वैसे भी अपने बाप की एक नहीं सुनती थी। मुझे तो वो शुरू से पसंद नहीं थी, लेकिन साजिद की ज़िद की वजह से मैं चुप हो गई। हुसैन शाह कहने लगे कि आप आराम करें अम्मा जान, अपना बीपी हाई ना कर लीजिएगा, बाकी हम हैं ना, सब संभाल लेंगे। बाहर लाउंज में खड़ी घूंघट निकाले सबा की सिसकियाँ पूरी हवेली की ख़वातीन सुन रही थी। फिर बड़े ही नागवार अंदाज में बड़ी बेगम ने उसके हाथ की कलाई पकड़ी और उसे साजिद हुसैन के कमरे में ले जाने लगी। एक एक कदम सबा पर भारी गुजर रहा था। पता नहीं वो शख्स उसके साथ क्या सलूक करता और उसके साथ कैसे पेश आता। वो कुछ भी तो नहीं जानती थी। उसका दिल उस वक्त ज़ोरों से धड़क रहा था। खौफ के मारे उसका रुआं रुआं कांप रहा था। जब उसे एक बहुत बड़े कुशादा से कमरे में ले जाया गया, गुलाबों की मसरूर कुन खुशबू उसकी नाक से टकराई। चादर की दूसरी तरफ उसे गुलाब ही गुलाब नज़र आ रहे थे कि आज कमरे की सजावट उसकी बहन के लिए की गई थी। बड़ी बेगम उसे कमरे में बिठाकर जा चुकी थी। सबा की हालत उस वक्त ऐसे थी कि जान निकलती महसूस हो रही थी उसे अपने जिस्म से। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी बहन इतना बड़ा कदम उठा लेगी। हालांकि वो राबिया से बहुत मोहब्बत करती थी। दोनों बहनें एक दूसरे से अपनी हर बात शेयर करती थीं। बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्त थीं। हालांकि राबिया उससे 5 साल बड़ी थी, लेकिन थी तो 2 बहनें, इसलिए आपस में बहुत प्यार मोहब्बत था। फ़याज़ अहमद ने अपनी बेटियों को बहुत मोहब्बत दी थी और ज़्यादा अमीर नहीं थे वो ज़्यादा अमीर नहीं थे। ज़िंदगी गुर्बत में ही कटी थी, लेकिन फिर भी कभी किसी बेटी की पैदाइश पर नाशुक्री नहीं की थी। जानते थे कि बेटी की परवरिश करना, उनसे मोहब्बत और प्यार से पेश आना उन्हें जन्नत में ले जाएगा। बेटा ना होने पर कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था घर में। बहुत बाअखलाक किस्म के इंसान थे, लेकिन राबिया और सबा में बहुत फ़र्क था। सबा को शुरू से ही कलाम पाक पढ़ने से बहुत लगाव था। यही वजह थी कि वो बहुत जल्दी हिफ्ज़ कर गई थी। लेकिन राबिया को जल्दी कलाम पाक याद नहीं होता था, क्योंकि वो ध्यान नहीं देती थी। दिलचस्पी की और चीज़ें ज़्यादा थीं उसके लिए। उसके घर में टीवी तो नहीं था, अलबत्ता पड़ोस में मौजूद था। बाबा से नज़रें चुराते वो अपनी सहेली से मिलने का बहाना करती पड़ोस चली जाया करती। वहाँ जाकर टीवी पर ड्रामे देखती। घर आकर अपनी सारी बातें सबा को बताती। तुम तो पूरा दिन मदरसे में गुजार देती हो, तुम्हें क्या पता कि दुनिया क्या कहती है, तुम्हें क्या पता कि दुनिया क्या है। वो कहती कि मुझे नहीं जानना, मुझे कलाम पाक पढ़ने में ही सुकून मिलता है। बहुत कम उम्री में सबा ने कलाम पाक हिफ्ज़ कर लिया था। नमाज भी बड़ी पाबंदी से पढ़ती थी। इसके बाद स्कूल दाखिला हुआ, लेकिन जैसे ही 10 साल से ऊपर की हुई उसने नकाब करना शुरू कर दिया। कहती थी कि मुझे पर्दा करना अच्छा लगता है। फिर घर का माहौल भी था, इसलिए अपनी वालदा की देखा देखी उसने भी बुर्का पहनना शुरू कर दिया। अलबत्ता राबिया इन चीज़ों से बहुत चिढ़ती थी। बाहर जाती तो बुर्का पहनती थी, लेकिन स्कूल जाते हुए नहीं। वो खूबसूरत थी। एक बार सबा स्कूल से वापस आई तो उसका कमरा बंद था। घर के अंदर बस 2 ही कमरे थे, एक ड्राइंग रूम और एक कमरा उसके वालिदैन का था और एक दोनों बहनों का। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। थकी हुई स्कूल से आई थी, कपड़े भी तब्दील करने थे। दरवाज़ा बड़ी देर बाद राबिया ने खोला। जब खोला तो चेहरे पर मेकअप लगा हुआ था। ये देख सबा हैरान हुई। अपा ये क्या किया है आपने, आप कहीं जा रही हैं क्या? वो कहने लगी, अगले हफ्ते मेरी सहेली की शादी है, इसलिए मेकअप की प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन तुम्हें तो पता नहीं, चैन ही नहीं। दरवाजे को यूं पीट रही थी कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। सबा जब कमरे के अंदर आई तो फैंसी जोड़े बेड पर बिखरे थे। सबा कहने लगी, आपको अब्बा तो ऐसे कपड़े नहीं ला कर देते, फिर ये कपड़े कहाँ से आए? राबिया बोली कि मेरी दोस्त हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब्बा को तो हमारी परवाह ही नहीं। पता है तुम्हें, ये फौजिया ने दिया है। कह रही थी मेरी जो शादी होने वाली है अब मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी। राबिया बड़ा खुश होकर उसे बता रही थी। उसका अब्बा मेहंदी शादी ढोल सब रख रहा है। अरे हमारे अब्बा जो कहते हैं कि सादगी से शादी करके अपनी बेटियों को रुखसत कर दूंगा। भला ये भी कोई शादी हुई? ऐसे मालूम नहीं हो शादी तो ऐसे मालूम ही नहीं होती है। सबा कहने लगी, अब ये तो फजूल की रस्में हैं ना, इन पर पैसा क्यों खर्च करें? राबिया उसके सामने हाथ जोड़ गई। तुम तो चुप ही रहो, अब्बा की चमची हो तुम। चलोगी मेरे साथ शादी पर?
मेरे पेपर्स हैं, मैं नहीं जाऊंगी। सबा के 10वीं के पेपर्स थे। उसका स्कूल में दाखिला तब करवाया गया जब वो हिफ्स कर चुकी थी, इसलिए क्लास में सबसे ज़्यादा उम्र की लड़की वही थी। 17 साल की उम्र में वो मैट्रिक में थी। बहरहाल फिर शादी की रस्में भी शुरू हो गई। राबिया तैयार होकर बुर्का पहन नकाब करके जाती, इसलिए किसी को पता नहीं होता था कि उसने क्या पहना है और कैसी लग रही है। कमरे से ही तैयार होकर बुर्का पहनकर अपनी अम्मा से बोली कि मैं फौजिया की शादी में जा रही हूँ। उसकी वालदा ने बस इतना कहा कि जल्दी आ जाना। जानती थी कि राबिया फौजिया की बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए उन्होंने ज़्यादा रोक टोक नहीं की। फयाज़ अहमद ने भी बेटियों पर बेचा पाबंदियाँ तो नहीं लगाई थी, हाँ, लेकिन कभी छूट भी नहीं दी थी। राबिया फौजिया की मेहंदी पर ढोलक की थाप पर अपनी सहेलियों के साथ नाच रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सारी सहेलियाँ पीछे होकर खड़ी हो गई, लेकिन उसे तो जैसे होश ही नहीं था। पहले तो सारी ख़वातीन सहन में मौजूद हल्ला गुल्ला कर रही थी, लेकिन इसके बाद सब ख़वातीन भी एक तरफ खड़ी हो गई, क्योंकि गांव के जागीरदार और उनका बेटा शादी पर मदऊ थे। वो अंदर आ चुके थे। हालांकि फौजिया के छोटे भाई ने आवाज़ भी लगाई थी, लेकिन वो अपने नाचने में इस कदर मगन थी कि उसे आसपास का होश ही नहीं था। नाचते नाचते झूमते झामते वो किसी तरह से जाकर उससे टकरा गई थी। लगता था अभी गिर जाएगी, लेकिन किसी की बाहों के हिसार ने उसे गिरने से बचाया था। जब राबिया की नज़रें सामने खड़े शख्स पर पड़ी जिसकी बाहों में वो कैद हो चुकी थी, तो वो बुरी तरह घबराई थी, क्योंकि वो जागीरदार का बेटा साजिद हुसैन शाह था, जो बड़ी दिलचस्पी से उसे देख रहा था। राबिया ने जल्दी से खुद को संभाला था, उसके हाथों को अपनी कमर से पीछे किया और फिर अंदर की जानिब दौड़ गई थी। अंदर जाकर फौजिया को और दूसरी सहेलियों को उसने सारी बात बताई। तुम लोग मुझे बता नहीं सकती थी? उसकी सहेलियां हंस रही थी, कहने लगी तुम्हें होश ही कब होता है जब तुम नाचती हो, बस आगे पीछे कुछ नहीं देखती फिर तुम। सबको लगा कि बात यहीं पर आकर ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। सिलसिला तो जैसे चल रहा था। एक बार वो बाग में अपनी सहेलियों के साथ आई। राबिया बुरी लड़की नहीं थी, बस शौक मिजाज थी। अभी भी कमर पर दुपट्टा डाले दरख्त पर चढ़ी थी। उसकी सहेलियां कह रही थी कि राबो वो जो बीच वाली है ना, वो कैरी तोड़ के दो। राबिया कहने लगी ठीक है। कहते कहते वो काफ़ी ऊपर तक चढ़ गए। बड़ा घना दरख्त था। कैरियाँ तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रही थी और उसकी सहेलियाँ वो कैरियाँ इकट्ठी करके अपने दुपट्टों में भर रही थी। अचानक उसे वहाँ पर दरख्तों के बीचों बीच गिरगिट नजर आया, जो काफ़ी बड़ा था, सुर्ख और हरे रंग का। ये देखकर राबिया चिल्लाने लगी। वहीं बाग में साजिद हुसैन भी मौजूद था, जो एक लड़की की निस्वानी चीखें सुनकर उस तरफ गया। ये बाग उसी का था। बिना इजाज़त के वो लड़कियां चोरी छुपे कैरियां तोड़ने आई थी। जब साजिद हुसैन को वहां आते देखा तो सारी लड़कियां बाग से भाग गई, लेकिन राबिया जहां दरख्त पर चढ़ी थी वो गिरगिट उसके इतने करीब था कि वो नीचे नहीं उतर सकती थी। काफ़ी ऊपर। अब समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से उतरे। ऊपर से सामने से गिरगिट को अपनी जानिब बढ़ता देख वो चिल्लाई जा रही थी। जब साजिद की नज़र उसके हसीन दिलरुबा पर पड़ी, जो करमदीन चाचा की बेटी की मेहंदी पर उसका सुख चैन छीन कर जा चुकी थी। हालांकि वहाँ माली भी मौजूद था। राबिया को देख कहने लगा, अरे तू राबू है ना, इमाम साहब की बेटी? तेरा बाप यहाँ पर नेकी के दर्स देता है और तू चोरियाँ करती फिर रही है, बिना इजाज़त के शाह साहब के बाग के फल तोड़ रही है। माली गुस्से से बोला, लेकिन साजिद ने उसे कहा कि तुम जाओ यहाँ से, ये मेरी मुजरिम है और इसे सज़ा भी मैं खुद दूंगा। माली वहाँ से जा चुका था। राबिया को घबराता देख बोला कि क्या हुआ है तुम्हें लड़की? कहने लगी कि गिरगिट है, मेरी तरफ बढ़ रहा है, मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज़ साहब जी मेरी मदद करें। उसने मुल्तजी लहजे में ये बात कही तो साजिद हुसैन ने अपनी शॉल उतार कर एक तरफ रखी और दरख्त पर चढ़ गया जहाँ वो मौजूद थी। सामने गिरगिट को देख उसने टहनी को ज़रा सा हिलाया तो वो गिरगिट दूसरी जानिब चला गया। तब जाकर राबिया का सांस बहाल हुआ। उसने अपना हाथ राबिया की तरफ बढ़ाया और बोला कि आओ तुम्हें भी नीचे उतार दूं। राबिया अपना नाजुक हाथ उसके हाथ में दे गई। बड़ी एहतियात से उसने उसे नीचे उतारा। जैसे ही वो नीचे उतरी काफ़ी शर्मिंदा थी। कहने लगी मैं यहाँ नहीं आ रही थी, वो मेरी सहेलियाँ हैं ना, खींच कर ले आई। कहती थी कि कैरियाँ तोड़ कर दो, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। राबिया ने बड़ी मासूमियत से अपनी सफाई पेश की, फिर अपनी कमर पर बंधा दुपट्टा खोलकर खुद पर ओढ़ने लगी, क्योंकि साजिद हुसैन की तीखी नज़रें उसी पर थीं। चोरी तो तुमने की है, वो एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला था, और वो एक एक कदम पीछे हो रही थी। अल्लाह पाक की कसम, मैंने एक भी कैरी नहीं ली, आप मेरे हाथ देख लो, एक भी नहीं है। उसके आगे बढ़े अपने हाथ वो अपने हाथ में लेकर कहने लगा, उस दिन करमदीन चाचा की मेहंदी वाली रात बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम।
उसी दिन तुमने मेरा दिल चुरा लिया था। राबिया हैरान थी, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जागीरदार का बेटा उससे यूं इजहार मोहब्बत करेगा। राबिया ने जल्दी से अपने हाथ छुड़वाए और बाग से भागती अपने घर चली गई, लेकिन घर जाकर किसी को नहीं बताया। राबिया की बचपन से ही अपने खालाजाद के साथ बात तय थी। उसे अपना मंगेतर पसंद भी बहुत था, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन साजिद हुसैन को जैसे वो लड़की भाग गई थी, और ऐसा कैसे मुमकिन था कि वो उसे छोड़ देता। वैसे भी अपने घर में वो बड़ा था, घर में दादी के बाद उसी की बात को अहमियत दी जाती थी, क्योंकि बहुत जल्दी उसने जागीरदाराना निज़ाम को संभाल लिया था। अब तो जैसे ये सिलसिला चल चुका था, जहाँ भी साजिद हुसैन राबिया को देखता, खेतों में आते जाते अपनी गाड़ी रोक लेता और कहता कि बैठो, तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। लेकिन वो उसके इरादों को भांप गई थी, इसलिए साफ इनकार कर देती। आप मेरा रास्ता मत रोका करें। कहने लगा कि क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हो गया हूँ। राबिया ने कहा, देखें मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दें। साजिद हुसैन बोला कि मोहब्बत बाद में हो जाएगी, वैसे भी तुमसे शादी करने का इरादा रखता हूँ, और अच्छी बीवियाँ शादी के बाद ही अपने शोहर से मोहब्बत करती हैं। राबिया ने गहरी सांस ली और अपने हाथ बांधकर उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी बात गौर से सुने, बस जितना जल्दी हो सके ना उसे अपने जहन में भी बिठा ले। मैं अपने खालाजाद जमाल को पसंद करती हूँ और बचपन से ही मेरा उससे रिश्ता तय। हम दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, शादी भी मेरी वहीं होगी। ये सुनकर साजिद हुसैन ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। राबिया के सामने खड़ा हुआ और गुस्से से बोला, क्या कहा तुमने? राबिया ने उसके गज़बनाक चेहरे को देख कुछ घबरा कर कहा। राबिया उसके गज़बनाक गुस्से को और लहजे को सुनकर घबराई थी। वो कहने लगा कि जो चीज़ साजिद हुसैन को पसंद आ जाए ना, वो फिर उसी की हो जाती है। आज ही मेरा बाप और मेरे चचा तुम्हारे घर रिश्ता मांगने आएंगे। तुम्हारे बाप से कैसे इस रिश्ते पर इकरार करवाना है ना, मैं अच्छे से जानता हूँ। जब तुम मेरी दुल्हन बनकर मेरी हुजला अरूसी में आओगी तो अपने दिल से अपने कज़न की मोहब्बत को खरोच कर फेंक कर आना। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी बीवी के दिल में कोई और बसता हो। राबिया बोली कि ये क्या ज़बरदस्ती है, मैं नहीं करूँगी आपसे शादी। इससे आगे कि वो कुछ कहती, साजिद हुसैन ने मुंह पर हाथ रख दिया था उसके। तुम्हारा इनकार तुम्हारे घर वालों को तबाह करके रख देगा। सोच समझ कर बात करो कि तुम किसके साथ बात कर रही हो। गांव का कोई और इंसान नहीं हूँ जिसे तुम जो चाहे मर्जी कह दोगी। जागीरदार हुसैन शाह का बेटा हूँ मैं। ये कहकर वो दोबारा गाड़ी में बैठकर धुआं उड़ाता वहां से जा चुका था। राबिया सही मायनों में अब परेशान हुई। साजिद हुसैन ने सिर्फ कहा नहीं था, शाम को अपने वालिद और चचा के साथ फयाज अहमद के घर पर मौजूद था। राबिया कमरे में बैठी उंगलियां चटका रही थी। वो बेहद परेशान थी। सबा उसी को देख रही थी। कहने लगी, आपा क्या हो गया, क्यों परेशान हो? लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। कुछ ही देर में उसकी वालदा और वालिद कमरे में आए और बोले, जागीरदार अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारे लिए मांग रहे हैं। राबिया ये सुनकर खड़ी हो गई। अब्बा, आप जानते हैं ना कि मेरा रिश्ता तय है, मैं जमाल के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। ये सुनकर फयाज अहमद ने कहा कि मैं इनकार कर चुका था, लेकिन वो लोग धमकियां दे रहे हैं कि ज़मीन वापस ले लेंगे, ये घर वापस ले लेंगे, हमारा जीना दूभर कर देंगे। मैंने तुम लोगों को कभी बिना पर्दे के बाहर नहीं निकाला, फिर ये जागीरदार की नज़र तुम पर कैसे पड़ गई? ये बात सुन राबिया की नज़रें झुकी। बहरहाल गलती तो उससे हुई थी। घर से वो नकाब वाली चादर पहन कर जाती, लेकिन बाग में जाकर उतार कर एक तरफ रख देती, और आज उसकी बेपर्दगी ने उसे ये वक्त दिखाया था। उसने हाथ जोड़कर अपने बाप के सामने कहा, अब्बा मुझे यहाँ शादी नहीं करनी। लेकिन फयाज अहमद मजबूर थे। कहने लगे कि मैं बेघर हो जाऊँगा, इसलिए तुम्हें यहीं शादी करना पड़ेगी। दोनों मियाँ बीवी आंसू साफ कर रहे थे। राबिया रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जागीरदार हुसैन शाह अपने बेटे से उसका रिश्ता तय करके ही गया था, लेकिन जैसे ही ये खबर जमाल और उसके घर वालों तक पहुंची, वो फयाज के घर आ गए थे। भाई साहब, बचपन से ही आपने बच्चों का रिश्ता तय किया था, एकदम से इनकार क्यों? जमाल अपने वालिदैन के साथ आया था। बात जमाल के वालिद ने शुरू की थी। फयाज अहमद कहने लगे, मैं बेहद मजबूर हूँ। तुम जानते तो हो ना उन जागीरदारों को, उनके सामने हम जैसों की नहीं चलती, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बच्ची की बदनामी हो, क्योंकि ये लोग उसे बदनाम कर देंगे। मेरा इनकार मेरी बेटी की ज़िंदगी को जहन्नुम बना के रख देगा। मैं बहुत परेशान हूँ। जमाल के माँ बाप
बाप तो ये बात समझ गए, लेकिन जमाल अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं होना चाहता था। इसलिए उन दोनों ने कब भाग जाने का प्लान बनाया, किसी को कानों कान खबर भी नहीं थी। शादी वाले दिन की दोपहर को उसने अपना कमरा बंद कर लिया। कहने लगी मैं खुद तैयार हो जाऊंगी, लेकिन उसके कमरे की खिड़की पिछली जानिब खुलती थी, जहाँ से जमाल उसे लेने पहुँच गया था। दोनों भाग चुके थे। जब तक बारात आई तब तक वो लोग शहर जाने वाली बस में बैठ चुके थे। बारात के आने के बाद जब राबिया ने कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। दरवाजे पर बहुत दस्तक दी, लेकिन किसी ने नहीं खोला। मजबूरन दरवाजे को धक्का मारकर खोला गया तो वो कमरे में ही नहीं थी। बस एक खत था कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, और जमाल के साथ मैं बहुत दूर जा रही हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता ने उसी से तय किया था। मैं जागीरदार के आताब का निशाना नहीं बन सकती, और ये मेरा जायज़ हक है। खत पढ़कर दोनों मियाँ बीवी सर पकड़कर बैठ गए, रोने लगे। बात बाहर तक जा चुकी थी। ये खबर जब शाह हुसैन और साजिद हुसैन तक पहुंची तो क़यामत बरपा हो गई, क्योंकि बरादरी के बड़े बड़े बुजुर्ग भी साथ आए थे। दूसरे गांव के काफ़ी ज़मींदार भी आए थे, और उन सब के सामने साजिद हुसैन को ये अपनी सबसे बड़ी तज़लील महसूस हुई थी। वो कमरे में आया, राबिया का ख़त पढ़कर फाड़ के फेंका, और फिर कहने लगा कि ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। ये पाताल में भी होगी तो ढूंढ निकालूंगा, और जिस दिन मुझे मिल गई इसका वो हशर करूँगा कि गांव की हर एक लड़की कंपेगी। लेकिन मैं खाली हाथ भी नहीं जाऊँगा। वो तो जानता ही नहीं था कि सबा कौन है, कैसी है, क्योंकि वो हमेशा पर्दे में रहती थी। उसे बस ये पता था कि फ़याज़ अहमद की 2 बेटियाँ, इसलिए उसने पंचायत बिठाई और फैसला भी अपनी मर्ज़ी का करवाया कि वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। अब वो अपनी दुल्हन को रुखसत करवा के ही ले जाना चाहता था। राबिया भाग गई है तो फ़याज़ अहमद अपनी दूसरी बेटी का निकाह अब उसके साथ करेगा। ये सुनकर सबा तो जैसे आसमान टूट पड़ा था उस पर। वो तो वैसे ही बहुत घबराती थी, बहुत कम उम्र भी थी। अभी तो उसने 10वीं के पेपर दिए थे, बिल्कुल बेकसूर थी। लेकिन बहन ने जो कुछ किया था बदले में उसे जाना पड़ा। अब उसके सेज पर बैठी वो बुरी तरह खौफज़दा थी। पता नहीं साजिद उसके साथ क्या सलूक करेगा। साजिद भी बड़े जारहाना अंदाज से कमरे में दाखिल हुआ था। कमरे का दरवाज़ा भी बड़े ज़ोर से बंद किया। जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रहा था, उसके कदमों की आहट से सबा का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। वो जैसे ही बेड पर उसके सामने बैठा, सबा सिमट सी गई। साजिद बड़े गज़बनाक लहजे में बोला, आज की रात तुम्हारे साथ गुजारने के बाद सुबह तलाक दे दूंगा मैं तुम्हें, ताकि तुम्हारे घर वालों को मालूम हो कि बदनामी किसे कहते हैं। ये कहकर उसने बड़ी बेदर्दी से सबा की चादर पीछे हटाई। बहन की शादी के लिए ली गई सबा ने पिंक रंग की मैक्सी पहनी हुई थी। हालांकि जानती थी कि बहन नाखुश है, लेकिन ये भी पता था कि वो बेपर्दगी करती थी, बाज नहीं आती थी। ना सबा के कहने पर, ना अपनी माँ के कहने पर। सबा ने पिंक रंग की मैक्सी पहनी थी, तैयार भी हुई थी। रोने से काजल फैल चुका था, लेकिन ये उसके हुस्न को और भी दोबाला कर चुका था। बड़े गुस्से से साजिद ने पहली नज़र उस पर डाली, लेकिन फिर नज़रें पलटना ही भूल गई। वो बहुत कम उम्र से लड़की थी जो उस वक्त डरी सहमी उसके सामने बैठी थी। खौफ के मारे सबा ने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ भी कँपकँपा रहे थे डर से। बड़ी महवियत से साजिद हुसैन सबा को देख रहा था, जो कि खूबसूरत होने के साथ साथ मासूम भी बहुत थी और कम उम्र भी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। साजिद ने जब उस लड़की को कँपकँपाते और जर्द होती रंगत के साथ देखा तो अपने गुस्से को कंट्रोल किया और पीछे हट गया। जाओ, जाकर अपने कपड़े तब्दील करके आओ और सोफे पर जाकर सो जाओ। ये सुनकर सबा को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। उसे तो लगा कि आज पता नहीं वो बदले के तौर पर क्या जुल्म और सितम का शिकार होगी, लेकिन साजिद ने उसे कुछ नहीं कहा। शायद उसकी कम उम्री पर रहम आ गया, या उसकी मासूम शक्ल देखकर वो ये नहीं समझ पाई थी कि एकदम से उसे क्या हुआ था। सबा जल्दी से बेड से उठी और अलमारी में रखे आम से लिबास को जाकर पहन लिया। अपनी मैक्सी उसने अलमारी में रख दी। तब तक साजिद बेड पर लेट चुका था, आंखें भी बंद कर चुका था। सबा ने आहिस्तगी से तकिया उठाया, सोफे पर जाकर लेट गई। दिसंबर का महीना था, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। कंबल एक ही था जिसे साजिद लेकर सोया था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने लिए कंबल या कोई और कम्फर्टर मांग लेती, इसलिए खामोशी से सोफे पर लेट गई। लेकिन रात को सर्दी के मारे नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी देर जागती रही। जब कुछ न बन पड़ी तो अपनी मैक्सी अलमारी से निकाल कर अपने ऊपर ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में वो सो गई थी।
रात का ना जाने कौन सा पैर था कि साजिद की आंख खुली। उसने करवट बदली तो आंखें खोलकर देखा सबा सोफे पर सो रही थी और अपने ऊपर वही मैक्सी ली हुई थी जो उसने रात में पहन रखी थी। शायद सर्दी की वजह से ये देखकर वो उठकर बैठ गया। पहले तो दिल में ख्याल आया कि अलमारी के खाने में रखा कंबल लाकर उस पर डाल दे, लेकिन फिर राबिया का ख्याल आया तो गुस्सा आने लगा कि ये भी उसी की बहन है, उस पर क्यों रहम खाए वो, फिर जिसकी बहन ने सारी बरादरी में उसकी नाक कटवा दी। अच्छा है सर्दी से कांपती रहे। वो दोबारा से कंबल ओढ़कर सो गया। दूसरी बार उसकी आंख कलाम पाक की तिलावत पर खुली थी। उसने आंखें खोलकर देखा तो सबा चाहे नमाज बिछाए आंखें बंद किए कलाम पाक की तिलावत कर रही थी। वो सुनकर उठ बैठा था। सबा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सूरह रहमान पढ़ रही थी, काफ़ी खुशलहानी से पढ़ रही थी। उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। पहली बार ऐसा हुआ कि सज्जाद जो बड़ी तवज्जो और दिलचस्पी से वो सुन रहा था। जैसे ही सबा ने सूरह रहमान की तिलावत ख़त्म की, दुआ मांगी और जाए नमाज तय करके खड़ी हुई, लेकिन सामने बेड पर टेक लगाए उसने साजिद को देखा तो नज़रें झुका गई। साजिद कहने लगा कि तुम्हारी दुआएं तुम्हें इस जिल्लत से बचा नहीं सकती जो मैं तुम्हें दूंगा। रात को तो मैंने तुम्हें बख्श दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि रोज़ाना बख्शता रहूँगा। मुझे एक बार राबिया के मिलने का इंतज़ार है। उसे सज़ा देने के बाद तुम्हें भी तलाक दे दूँगा। ये मत समझना कि तुम्हें बख्श दूँगा और मैं तुम्हें अपनी बीवी बना के रखूँगा, इज़्ज़त दूँगा। ऐसा कुछ नहीं करूँगा मैं। उसके लिए ये तुम्हारे वजीफ़े काम नहीं आने वाले। तुम्हारा घर नहीं बचा सकेंगे ये तुम्हारे वजीफ़े। तुम पर से तलाक का धब्बा नहीं मिटा सकेंगे। अगर खुदा ने मेरे नसीब में तलाक का धब्बा लिखा है तो मैं नहीं रोक सकी, और अगर अल्लाह ने आपको मेरे नसीब में लिख दिया था तो मैं चाहकर भी इनकार नहीं कर सकती थी, और ना ही आप कर पाए। जो होना था हो गया, क्योंकि मेरी किस्मत में आपको लिखा गया था। अगर मेरे अल्लाह की मर्ज़ी हुई तो ये रिश्ता मैं भी आखिरी सांस तक निभाऊंगी, और अगर बदनामी ही मेरे नसीब में लिखी है तो मैं उसे रोक नहीं सकती। ये कहकर वो कमरे से बाहर जा चुकी थी और साजिद को हैरान भी कर चुकी थी। वो उस कम उम्र लड़की से इतनी बड़ी बात की उम्मीद नहीं रखता था। हवेली में सब खवातीन फजर के बाद ही उठ जाती थीं और मुलाजमीन भी, लेकिन मर्द हजरात अपनी मर्ज़ी से उठने के मालिक थे। जब बीजान ने सबा को सुबह सवेरे कमरे से बाहर निकलते देखा तो अपने पास बुला लिया। उस वक्त सिर्फ वही उठी हुई थी। नमाज पढ़कर कमरे से बाहर आई थी। सबा को लाउंज के सोफे पर बैठा देखा तो अपने पास बुला लिया। वो खामोशी से बीजान के पास आई और उन्हें सलाम किया। उस मासूम कम उम्र लड़की पर उन्हें बहुत प्यार आ रहा था। बीजान उसे अपने कमरे में ले गई और बेड पर बिठाया और बोली, मैं जानती हूँ साजिद हुसैन गुस्से का बहुत तेज़ है, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है। उसने बेशक गुस्से और ताइश में तुमसे निकाह कर लिया, लेकिन मैं जानती हूँ वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। सबा ने बीजान से कोई बात नहीं की कि साजिद का क्या इरादा है। वो तो उसे रखना ही नहीं चाहता। कुछ ही देर में बड़ी बेगम और छोटी बेगम भी जाग गई थी। जब सबा को बीजान के कमरे में देखा तो कहने लगी, तुम बाहर आ जाओ क्योंकि बीजान नाश्ते के बाद आराम करेंगी। बीजान का नाश्ता बड़ी बेगम नहीं बनाया था। बीजान को नाश्ता करवा के उसने दवा दी तो वो सो गए। सबा कमरे से बाहर आ चुकी थी। बड़ी बेगम ने बड़े नागवार लहजे से उससे बात कही थी। कहने लगी कि तुम जैसे कम्मी कमीन लोगों को मेरे बेटे ने इज्जत देना चाहे। तुम क्या समझती हो कि मेरे बेटे के लिए रिश्तों की कमी थी? वो जिस लड़की पर हाथ रखता, जिस घर में हम रिश्ता लेकर जाते, वहीं से हमें बड़ी इज्जत से रिश्ता मिल जाता। मेरे बेटे ने तो मोहब्बत में ज़ात बरादरी और हम लोगों के स्टेटस को भी नहीं देखा। तुम्हारी कमज़र्फ बहन को पसंद कर लिया और बड़ी इज्जत से उसे ब्याह कर लाना चाह, लेकिन वो कल मुही इस काबिल ही नहीं थी कि जागीरदार घराने की बहू बनती। सबा ने कहा कि रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं किए जाते। आपके शोहर और आपके देवर ज़बरदस्ती मेरी बहन का रिश्ता मेरे वालिद से तय करवा के गए थे। मेरी बहन की बचपन में ही खालाजाद के साथ बात तय थी और मेरी बहन उस शादी के लिए रजामंद नहीं थी। वो बार बार कहती रही कि मुझे यहाँ पर शादी नहीं करनी, पर आपके शोहर और देवर ने मेरे बाप को धमकियाँ दी थी। ये सुनना था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ बड़ी बेगम ने सबा के मुंह पर दे मारा था। कहने लगी कि कमज़र्फ, हमारे सामने ज़बान चलाती है, ज़ुबान खींचकर मुंह से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। तुम्हें मैं इस घर में कभी भी बहू की हैसियत से कबूल नहीं करूंगी। तुम एक सरखरीद गुलाम की तरह यहाँ पर ज़िंदगी गुजारोगी। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कराऊंगी अपने भाई की बेटी से, और तुम्हारे सामने करूंगी। सबा कहने लगी कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप जहाँ चाहें अपने बेटे की शादी कर सकती हैं। बड़ी बेगम गुस्से से धाड़ी थी, किचन में जाओ, आज के बाद सारे मुलाजमीन का खाना और घर के अफराद का खाना तुम अकेली पकाओगी और कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। सबा खामोशी से किचन में चली गई, सबके लिए खाना बनाने लगी।
पूरा दिन उसका किचन में गुजर गया, क्योंकि सारे काम उसी ने किए थे। बड़ी बेगम साजिद से भी कह चुकी थी कि ये लड़की तुम्हारी पसंद की नहीं, ना ही तुम्हें इससे मोहब्बत है, इसलिए हम जैसा चाहेंगे इसके साथ सलूक रखेंगे और तुम दूसरी शादी भी ज़रूर करोगे, वो भी मेरी भतीजी के साथ। साजिद ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे तो सिर्फ राबिया की तलाश थी, जिसके लिए वो अपने बहुत सारे मुलाजमीन को पहले ही लगा चुका था इस काम पर कि जहाँ कहीं राबिया और उसका शोहर दिखे पकड़कर हवेली ले आए उन्हें। सबा सारे काम यूं ही खामोशी से कर देती, लेकिन जैसे ही अजान होती नमाज पढ़ने चली जाती। और बड़ी बेगम को इस बात पर भी एतराज़ था। कहती थी कि पहले काम करो बाद में नमाज। वो कहने लगी कि मेरा रब सबसे पहले और दुनिया बाद में, मैं नमाज नहीं छोड़ूंगी और दुनिया के काम के लिए अपनी नमाज कज़ा भी नहीं करूंगी। इस बात पर बड़ी बेगम ने एक बार उसे बहुत मारा भी था। कहने लगी कि बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। एक बार ये मंजर साजिद ने भी देख लिया कि सबा कि वो पहले नमाज पढ़ना चाहती थी और काम बाद में करना चाहती थी। ये देख उसे कुछ अफसोस हुआ। जानता था कि वो नमाज की पाबंद है, क्योंकि सुबह सुबह उसकी आंख सबा की कलाम पाक की तिलावत से ही खुला करती थी। पहली बार आगे बढ़कर उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और पूछा, क्यों मार रही हैं आप इसे, क्या किया इसने? सबा के चेहरे पर पांचों उंगलियां छपी हुई थी और वो रो रही थी। बड़ी बेगम कहने लगी कि तुम कौन होते हो पूछने वाले, हाथ छोड़ो मेरा। ये लड़की बहुत जबान दराज है। साजिद कहने लगा, मुझे पता है इसने क्या कहा है। क्या आपको ये गाली दे रही है, बदतमीजी कर रही है आपके सामने? इसे मैं खुद मारूंगा, बताएं मुझे इसका क्या कसूर है। बड़ी बेगम बोली कि कह रही है मैं पहले नमाज पढ़ूंगी फिर काम करूंगी। ये होती कौन है मेरा काम बाद में करने वाली? कहने लगा, ये तो कोई बुरी बात नहीं, अगर पहले ये नमाज़ पढ़ना चाहती है तो पढ़ सकती है। मेरे ख्याल से हम भी मुसलमान हैं, इसे वक्त से नमाज़ पढ़ने से रोक तो नहीं सकते। आप कल को अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगी अम्मी? ये सुनकर बड़ी बेगम चुप हो गई। फिर उसने सबा से कहा कि जाओ नमाज़ पढ़ो, बाकी का काम बाद में कर लेना। वो फ़ौरन उठकर लंगड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई, क्योंकि बड़ी बेगम ने अपने पाँव की जूती से उसके पैर को बहुत बुरे तरीके से दबाया था। वो कराह कर रह गई थी। साजिद ने अपनी वालदा से कहा कि आज के बाद इसे नमाज के लिए मत रोकिएगा। पहली बार साजिद को लगा कि उसके दिल में सबा के लिए हमदर्दी का जज्बा जागा। रात को जब वो सोफे पर जाकर सोने के लिए बैठी तो साजिद काफ़ी देर तक उसका चेहरा देखता रहा। उसकी रंगत पहले से ज़्यादा पीली पड़ चुकी थी, लेकिन आज तक उसने शिकवा नहीं किया था, कोई शिकायत नहीं की थी। साजिद की हर चीज़ का ख्याल रखती थी। उसके कपड़े उसे वक्त पर प्रेस मिलते, उसके जूते हमेशा साफ़ करके वो खुद पहनाती, उसके सर पर इज्जत की पगड़ी भी वही रखती जो कि जागीरदारों की शान होती है। उसने कभी शिकवा नहीं किया था, कोई शिकायत नहीं की थी। फिर कैसे मुमकिन था कि वो अपने दिल को सबा के लिए धड़कने से रोक सकता? सुबह जब उसे सबा की तिलावत की आवाज़ आई तो उठकर बैठ गया। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि वो वज़ू करके आया। जैसे ही सबा जाए नमाज उठाने लगी तो कहने लगा कि बिछा रहने दो, मुझे भी नमाज़ पढ़ना है। साजिद को पता ही नहीं चला कि कब आहिस्ता आहिस्ता वो बदलने लगा, नमाज भी पाबंदी से पढ़ने लगा और उसका ये बदलाव बीजान को बहुत अच्छा लगा। वो खुद भी सफ़ा की बहुत तारीफ़ करती थी, उन्हें वो बहुत अच्छी लगती थी। हर वक्त सर का दुपट्टा रखती, मुंह में कलाम पाक पढ़ती रहती, साथ साथ घर के काम भी करती रहती। 2 माह गुजर चुके थे, लेकिन अब साजिद का दिल मुकम्मल तौर पर सबा की तरफ माइल हो चुका था। इसलिए एक रात उसने बड़ी इज्जत से उसे बेड पर लेटाया और बड़ी मोहब्बत से निकाह के पाकीज़ा रिश्ते को निभाया। लेकिन अगली सुबह ही उसे पता चल गया कि जमाल और राबिया शहर में रह रहे हैं, उनका पता लग चुका था। इस खबर ने पूरी हवेली में तहलका मचा दिया। दोनों को पकड़ा जा चुका था, वो हवेली लाए जा रहे थे। जब सबा ने हाथ जोड़कर मिन्नत की थी कि उसकी बहन को कुछ ना कहा जाए, लेकिन साजिद चुप था। जैसे ही राबिया और जमाल को साजिद के पास लाकर फेंका गया तो जमाल उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, खुदा की कसम इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, सिवाय इसके कि हमने अपना जायज़ हक इस्तेमाल किया। साजिद ने जमाल का हाथ पकड़ा तो राबिया को लगा जैसे वो उसे जान से मार डालेगा, लेकिन वो कहने लगा कि मैंने तुम दोनों को माफ़ किया, तुम लोग इसी गांव में रह सकते हो, मुझसे छुपने की ज़रूरत नहीं। ये सब लोग साजिद का फैसला सुनकर जितना भी हैरान होते उतना कम था। इसके बाद हुसैन शाह ने पूछा कि तुमने माफ़ क्यों किया? कहने लगा कि मेरी किस्मत में सबा को खुदा ने लिखा था बाबा जान, और पता नहीं मेरी कौन सी नेकी का सिला मुझे सबा की सूरत मिला, जिसकी खिदमत ने, मोहब्बत और दीनदारी ने मुझे बदल कर रख दिया। मेरे दिल में किसी के लिए कोई नफ़रत नहीं। मैं समझ गया हूँ कि रिश्ते जबरन मुसल्लत नहीं किए जा सकते। जो किस्मत में लिखा होता है वही हमारे लिए बेहतर होता है, और सबा मेरे लिए हर लिहाज से बहुत बेहतर है।